नमस्कार, प्रणाम। आइए बात आगे बढ़ाते हैं भाई। कल हमने बात की थी ना ग्रहों के ऊंच का होने का या नीच होने का, इसकी व्याख्या की गई थी। अब एक बात और होती है ना, बहुत से जातक आते हैं पूछते हैं साहब हमारी कुंडली में कालसर्प योग है। बड़ा भयावह डरावना नाम है कालसर्प योग, कालसर्प दोष, पितृदोष है साहब। बड़ी समस्या है। कोई परेशान व्यक्ति बड़ा परेशान होके ज्योतिषी के पास जाता है, समस्या का समाधान ढूंढने, पर वापस और समस्या लेकर आ जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी साइकोलॉजी से, हमारी फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये हमें एक प्रेरणात्मक ज्ञान देता है। ये वो विज्ञान है, वो पराविज्ञान है, इसमें नकलची नहीं होती। इसमें आत्मसात करना होता है, इसकी गहराइयों में जाना होता है, मनन करना होता है, अनुसंधान करना होता है। पुस्तकों से ज्ञान का प्रारंभ तो होता है, हर विद्यारंभ पुस्तकों से ही होता है भाई। पर उन्हें पढ़ने के बाद जब तक हम प्रैक्टिकल ज्ञान में नहीं जाते ना, डॉक्टर कितनी डॉक्टरी पढ़ ले, किसी ऊंचे मेडिकल कॉलेज में पढ़ ले, पर जब तक मरीजों को देखता नहीं है, बीमारियों पर मनन नहीं करता, अनुसंधान नहीं करता है, चैलेंजेस को फेस नहीं करता, वो एक परफेक्ट डॉक्टर नहीं बन पाता। ज्योतिष में भी ये वह विज्ञान है जो मनन का विज्ञान है, शोध का विज्ञान, अनुसंधान का विज्ञान है ये। तो ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति मेरे पास आवे, उसके तनाव कम ना हो, तनाव और बढ़ जाए। तो एक अच्छे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एक अच्छी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, एक अच्छे मार्गदर्शक के व्याख्या की आवश्यकता होती है भाई। हाँ, बात हो रही थी कालसर्प योग। देखिए, ये कालसर्प योग की कोई व्याख्या ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। अगर हम मास ग्रंथों में चले जाए ना, या संहिता ग्रंथों में चले जाए, तो वहाँ राहु केतु का कोई वर्णन नहीं है। ये बाद में डेवलप किया, बहुत बाद में डेवलप किया। उसमें तरह तरह के 12 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए। हालांकि देखा जाए बड़े महापुरुषों कुंडलियों में कालसर्प योग है। पंडित नेहरू को ही ले लीजिए, उनके कुंडली में कालसर्प योग है, छठे खाने बना हुआ है और 12वें में केतु है। अच्छा, तमाम सारे लोग हैं, इंद्रा जी कुंडली में भी कालसर्प योग है। तो कोई कालसर्प योग नहीं, कालसर्प दोष नहीं, योग कहा जाता है इसको। कहीं कहीं इसकी व्याख्या राजयोग जैसे की गई है, पर इसके भयावह नाम को बता करके, डरावने नाम को बता करके तमाम लोग इसको व्यापार का साधन बना लेते हैं। अरे भाई, महाकाल की पूजा बहुत आवश्यक है। लोहे का, चांदी का, सोने का वो नाग बना के धारण करो भाई। अरे भाई, उज्जैन चले जाओ, वहां उसकी पूजा कराओ। खैर, पूजा करना अच्छी बात होती है, पूजा कभी खराब बात नहीं होता है। ग्रहों की पूजा हो चाहे देवताओं की पूजा हो, पूजा से हमें प्रेरणा, हिम्मत, उत्साह, सद्ज्ञान प्राप्त होता है। पर पूजा से कोई कालसर्प योग कुंडली में खत्म होता है? अरे नहीं भाई, वो तो राहु वही रहेगा, केतु वही रहेगा, खत्म कैसे हो जाएगा भाई? कहाँ शांति कर दिया? ये तो मानने वाली बात होगी। आपने कर दिया और हमने मान लिया, ऐसी कोई बात नहीं होती। आई बात हो ना? खैर, तो पहली बात, अपने मन से भय को निकाल देना। राहु केतु एक छाया ग्रह हैं, इनके पास अपनी प्रकाश रश्मियां नहीं है। आई बात? ग्रहों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जैसे आयुर्वेद में 3 कैटेगरी है ना, हम कहते हैं पित्तज, कफज, वायुज, एसिडिटी, एसिडिक, अल्कलाइन और एरी, वातजन्य। इन ग्रहों में भी ऐसी बंटवारा है। इन 9 ग्रह हैं और 3-3 का बंटवारा है। सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये गर्म है, इन्हें पित्तज कहा गया है, पित्त बनाने वाले, एसिड फार्मर। शनि, बुध, शुक्र, इन्हें कफज कहते हैं, कफ बनाने वाले, कफजा। राहु, केतु, चंद्रमा, चंद्रमा, राहु, केतु, ये वातजन्य है, ये ग्रह नहीं है। ये या तो छाया तो तारा है। ये तीनों वातजन्य है, वातजन्यता। बाद में इसका कोई स्वरूप न हो, पर बड़ा प्रभावशाली हो। मैंने पिछले दिनों वर्णन में कहा था ना कि जो वायु है ये बड़ी बलवान सत्ता है।
कि जितनी सत्ताएं हैं, पित्त की सत्ता, कफ की सत्ता, या स्थूल सत्ताएं, इनमें गति नहीं है। बिना एयर के बिना गति संभव भी नहीं है भाई। हमारा जीवन की गतिमानता भी स्वायु पर ही निर्भर है। अभी शरीर से प्राणवायु निकल जाए, हम बेकार हो जाए। खैर, कहने का तात्पर्य है कि जीवन समस्या और संघर्ष से जुड़ा रहता है। शायद समस्या न हो तो जीवन ही न हो। समस्या और जीवन दोनों बड़े पैरेलल हैं। समस्या ने जीवन को जन्म दिया भाई। अभी किसी का ब्याह हो जाए, कुछ साल बाल बच्चे न पैदा हो तो बड़ा क्वेश्चन होगा ना, साहब कोई बच्चा नहीं हुआ, बड़ी समस्या, कोई बच्चा नहीं हुआ। इन समस्याओं ने जीवन की उत्पत्ति का आधार बना। तो ये दोनों बड़े सगे भाई बहन हैं। भाई का नाम संघर्ष है और बहन का नाम समस्या है। ये दोनों बड़े मित्र हैं, बड़े वेलविशर हैं भाई। शायद ये न होते तो हमारे जीवन का जो क्रमागत आगे बढ़ रहा है, क्रम चल रहा है ना, ये रुक जाए। हम रोज नए नए समस्याओं से उलझते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं और आशावान बनते हैं। अब इसका हल हो जाएगा, अब इसका सब निकाले जाएगा, अरे इस लड़ाई में हम जीत जाएंगे। खैर, एक शब्द और आता है कि साहब कुंडली में पितृदोष है। ज्योतिष में कहीं भी पितृदोष का वर्णन है नहीं, और ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो किसी धर्म संप्रदाय का विज्ञान नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि का विज्ञान है, संपूर्ण मानवता का विज्ञान है, सभी धर्मों का विज्ञान है। अतः ऐसी बातों से हमें अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए, ऐसे भय मुझे नहीं पालने चाहिए। बेहतर होगा कि हम अच्छे मन से अपने विवेक का प्रयोग करें। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हमें भ्रमित भी करता है, अरे भाई ऐसा कर लो तो फिर आप महाराजा बन जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो बड़े निर्धन बन जाओगे, बड़े गरीब हो जाओगे, बड़े खराब दिन हो जाएगा। अरे भाई ऐसा मत मान लिया कर। ये माने कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो कोई मनुष्य ने कहा है, साक्षात ईश्वर सत्ता से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अब डिपेंड करता है कि अलग अलग मनुष्यों का, अलग अलग व्यक्तियों के ज्ञान अलग अलग है। ज्ञान के कोई ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं होता भाई। ज्योतिष ऐसा विज्ञान जो समुद्रवत है। संपूर्ण जीवन पढ़ते जाइए, शोध करते जाइए, मनन करते जाइए, अनुसंधान करते जाइए, कोई और छोर नहीं मिलता। लगता हम जीवन भर विद्यार्थी रह गए। पांडित्य प्राप्त करना बहुत कठिन, असंभव कहा जाएगा भाई। पर हाँ, हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण है कि शायद इस डायग्नोसिस के लिए हमारे डॉक्टर को किसी टेस्ट की जरूरत होती है। एक अच्छा ज्योतिषी, पारंगत ज्योतिषी, वो डायग्नोसिस पहले ही कहते, देखो भाई ये हमें डाउट लग रहा है, तुम्हें बाल बच्चे नहीं हो रहे तो सीमेंट टेस्ट करा ले। बताओ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसका तर्क आधारपूर्णता वैज्ञानिक है। डिपेंड करता है कि हमने उस पर कितना मनन किया है, हम कितना उसमें डूबे हैं, कितना खो गए हैं। कोई विज्ञान या कोई वैज्ञानिक से जानने वाला, दोनों बड़ा गहरा तारतम्य होता है। बिल्कुल उतनी प्रगाढ़ होता है जैसे किसी नायक नायिका में। प्रेम की प्रगाढ़ता में, प्रेमी प्रेमिका के मिलन में, प्रेम में कितना खो जाता है। उसी प्रकार जितने वैज्ञानिक विधाएं हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो जितना खो जाता है, जितना गहरा प्रेम हो गया, लगाव हो गया कि उठते बैठते सोते जागते विषय चल रहा, अनवरत चल रहा दिमाग में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसी मननशीलता से, इसी अंतर मन के निहित होने से हमें ज्ञान होता है। मैंने कहा ना कि ज्योतिष सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, अब तो अन्य विज्ञानों का जनक भी कहा जाएगा। ये सच्ची पूर्णतः अध्यात्म है, क्योंकि इसने मुझे बताया कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम्स हैं, जो 12 सिस्टम्स हैं, वो कैसे कैसे सिस्टमाइज हैं। इससे हमने सिस्टम सीखा है, और इस विज्ञान से बहुत सारे विज्ञान जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य इस तरह के जो भय होते हैं, इसे कदापि अपने मन में न ले, ऐसे भ्रमों से दूर रखने की चेष्टा करें। बात। और किसी अच्छे ज्योतिषी से मिले, अच्छी राय लेने की कोशिश करें, सोल्यूशन ढूंढें। बात। आगे हम और विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे हमारा विषय स्वास्थ्य का होगा। बहुत सी बीमारियों पर चर्चाएं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कुछ बाद में होती हैं, कुछ तो उसके सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, कैसे हम व्यक्ति जीवन को बेहतर सुखी बनाएं। क्योंकि आज की जो मानवता है वो संपन्न है पहले से। आज का मनुष्य विकसित है पहले से। जो सुविधाएं पहले मेरे पास नहीं थी, आज वो सुविधाएं हैं।
और हमारी पृथ्वी, हमारी रत्नगर्भा वसुंधरा, हमारी मातृसत्ता बड़ी बलवान सत्ता भाई। जब हिंदुस्तान बहुत गरीब था, हमारी जनसंख्या बहुत कम थी, तो भरपेट भोजन नहीं मिलते थे इंसानों को। आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई और हमारे पास एनफ। तो एक माँ है, 2 बच्चा पैदा किया या उसने 20 बच्चे पैदा किया, दूध तो सबको पिलाएगी भाई। कोई बच्चा बिना दूध के सो नहीं पाएगा। ऐसी है मेरी दयालु, उदार, कारुण्यमय मेरी मातृसत्ता। धन्यवाद, नमस्कार। अगली चर्चा अगले एपिसोड में।